आफ्टरनून उस्मान भाई जी, बताइएगा। यहाँ पे भी मुझे रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कोई। पर चलो तुम्हारे पास हो रहा है ना, ठीक है। हाँ मेरे पास हो रहा अच्छा, तुम बता रहा था कि ज़ीरो क्रॉसिंग ही में यूज़ कर रहा होता है ये, और ये अगर डिसकनेक्टेड हो ना स्किन से, तो इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल कि ये बहुत इरेटिक सी रीडिंग्स देगा हो। है। अच्छा इनफैक्ट मैं जब NRF पे इसके साथ कर रहा था, तो अच्छा। मैंने एक अपर लिमिट लगाई हुई थी। सो लेट्स से कि अगर मैंने मसल पे लगाया हुआ है ये, जी और सेंसर्स की जो एवरेज वैल्यू है वो 500 के आसपास आ रही है या 200 के आसपास आ रही है, जी, वो इस तरह है कि इसकी तो हाईएस्ट उससे 621 दे रही थी और लोएस्ट 0 ही दे रही थी। इन्हीं के हमने एक मरतबा एक्सपोज किया था, तो उसकी वैल्यूज़ यही आ रही थी इसी तरह ही 500 प्लस और इस तरह ही है। बट ये हमने सिर्फ एनालॉग रीड किया था, आपने जिस तरह बोला था कि ज़रा सिंपल तो एनालॉग ऐसा रीड करो ये करें। लगा के। अच्छा अच्छा, बेसिकली करना यही चाहिए कि एनालॉग रीड से शुरू करो। जी तो उसका एनालॉग रीड करना शुरू करो और मसल पे लगा के उस पर फुल जो है ना, सॉर्ट ऑफ अपने मसल को फुल जोर लगाओ उस पर, देखो कि कितनी मैक्सिमम रीडिंग आती है और उसको नोट कर लेना। सही। और जब वो नोट हो उसके बाद बेसिकली नोट करके सेंसर उतार लेना, और मोस्ट लाइकली जो उतार के जो रीडिंग्स आ रही होंगी ना वो उससे ज़्यादा होंगी। तो सिंपल इसका हल ये हो सकता है कि उस लिमिट से ज़्यादा अगर रीडिंग आए तो उसको काउंट ही ना करें या ज़ीरो कर दे। तुम्हारा फ़ोन किधर है शहजाद? समझ आ रही है ना? कैसे मुनाफे। और आवाज़ आ रही है? जी जी उस्मान भाई, असल में मेरा ज़रा इंटरनेट का ज़रा मसला था, मैं अभी किया वो रिकॉर्ड चलो कर ठीक लिया है, था मैं मैंने। कंटिन्यू कर देता हाँ कंटिन्यू कर लें आप। हूँ। बेसिकली जब एक बार वो देख लोगे ना कि उसकी लिमिट क्या है, और उसके बाद सॉर्ट ऑफ फ्लिप करने लग जाओगे उस लिमिट से आगे, जी तो जी ऑटोमेटिकली एक तो वो ज़्यादा वैल्यूज़ भी नहीं आएंगी, दूसरा एक और चीज़ तुम्हें पता लग जाएगी कि क्या सेंसर मसल पे लगा हुआ है या नहीं। बिकॉज अगर वो नहीं लगा हुआ होगा तो वैल्यू ज़ीरो आ रही होगी, हाँ ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक डिटेक्शन मेथड भी हो गया। सही हो गया। उसके बाद कैलिब्रेशन की जहाँ तक बात है, जी तो उसके लिए मैंने ये किया था कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए ना मैं रीडिंग्स नोट करता रहता और सही उनकी एवरेज ले लेता था। सही। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एट रन टाइम जब भी आप सेंसर लगाते हो ना, तो आपके उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रीडिंग्स को करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी मैंने मसल पे लगाया हुआ है और उसकी एवरेज आ रही है 100, जी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी जो लोअर लिमिट है वो 100 है। उससे ऊपर ऊपर जितनी भी हो रही है वो एक्चुअल वैल्यू में है। तो आपकी सही। अपर बाउंड भी कैलकुलेट हो जाती है और लोअर बाउंड भी कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह एट रन टाइम आप कैलिब्रेट कर सकते हो। जी तो कैलिब्रेशन का इशू भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। सही। तो वो उस्मान भाई, एक और आपने मुझे अपना वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आपने आई थिंक खुद ही टाइप किया था, उसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए थे, तो आपने व्हाट्सएप में मुझे शेयर भी किया था। अ, हाँ उसके अंदर बिल्कुल। आपने वो लाइक मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं भी खोल लेता हूँ इससे करता हूँ। ये जी बिल्कुल ये। हाँ इसके अंदर आपने कुछ स्टेप्स लिखे हुए, लाइक आपने ये जो फिफ्थ स्टेप लिखा हुआ है, ये ये वाला फिक्स डाटा रेट वाला। जी जी फिक्स डेटा रेट वाला, और इसके अंदर जो आपने ये ISR ये इंटरप्ट लगाई है, तो इसका इसका फॉर एग्जांपल इसका तरीका, लाइक आपने ये भी एक मेंशन किया हुआ है कि लाइक 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 किलो हर्ट्ज वगैरह,
यानी इस फ्रीक्वेंसी वगैरह हाँ का इसका थोड़ा बता दीजिएगा कि ये, ताकि हम एक टाइप ऑफ सैम्पल कोड खुद जनरेट कर लें, तो इसमें किस तरह? बिल्कुल। सबसे पहले ना जी। ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फ़िक्स्ड फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए। बेसिकली फ़िल्टर्स जितने भी होते हैं, पीछे से सिग्नल आ रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी फ़िक्स्ड हो। कभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का नहीं बनता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी डाटा अ अ, ये मेरा इंटरनेट इशू है। सामा, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जब फंक्शन होते हैं एनालॉग रीड उस्मान भाई आपकी आई थिंक इंटरनेट का अच्छा। प्रॉब्लम है। जी जी। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा मैं बता रहा था कि बेसिकली फ़िक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो ज़रूरी होती है अ अ, के लिए बिल्कुल। तो अब इसमें ये सबसे पहले तुम्हें ये करना होगा कि ESP32 में टाइमर्स किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। उसकी प्रॉब्ली गाइड्स जो है वो काफ़ी लिखी हुई होंगी। इसी इसी वेबसाइट पे ना ये जो खुली हुई है, यहाँ पर इन्होंने गाइड्स लिखी हुई होती हैं ESP32 पे काफ़ी सारी। तो टाइमर की इससे कोई ना कोई मिल जाएगी। बहरहाल एक बार जब टाइमर सेट कर लोगे तो कोशिश करना कि 1 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का हो जाए। अगर नहीं होता तो 500 हर्ट्ज़ तक भी चल जाएगा। और उस टाइमर के अंदर बेसिकली जो उसके साथ फंक्शन अटैच होता है उसको ISR कहते हैं। उस फंक्शन के अंदर एनालॉग रीड भी हो रहा होगा और सारी प्रोसेसिंग भी हो रही होगी। तो ये इसका है टाइमर का। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। उस्मान भाई, सबसे पहले ये कर लेना ना कि हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? बोलो बोलो। आ रही है। अच्छा उस्मान भाई, इसके अंदर जो आपने बताया, फॉर एग्जांपल हमारा ये भी मेन गोल है, लाइक हमने एनालॉग रीड करना है, और उसके बाद आपने बताया कि डेटा एक्यूजेशन भी करनी है। तो डेटा एक्यूजेशन लाइक इस सेंसर में डेटा एक्यूजेशन की ज़रूरत पड़ेगी? लाइक जिस तरह आपने, क्योंकि हमारा इस तरह है कि हमारा एम्बेडेड सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ होगा हमारे आर्म में, तो लाइक हम वो जिस तरह आप कर रहे होते थे, लाइक सिग्नल्स को स्टडी करने के लिए आप अलहदा से एक ऑनलाइन वो पकड़ते थे, क्या कहते हैं, आई थिंक फ़िल्टर आप पकड़ते थे, टीटी फ़िल्टर के नाम से कोई बिल्कुल था। तो बिल्कुल। वो सारा डेटा एक्विजिशन में आ जाता है। तो लाइक हम उसको हाँ किस तरह असिस्ट कर सकते हैं कि हमारा तो एम्बेडेड सिस्टम उसी वक्त काम कर रहा होगा, वी डोंट हैव एनी यानी कि लाइक हम ऑनलाइन फ़िल्टर वगैरह वो यूज़ नहीं कर सकते। हमने सिर्फ सिग्नल हमें चाहिए होगा और उसे एनालाइज करके हमने मोटर ड्राइव करनी है। तो उसके लिए क्या आप बिल्कुल कहते सही हैं? कहा। जब ये वाला हो जाएगा ना पार्ट, एक बार तुम्हारे पास एनालॉग रीड आने लग जाएगा, दैट जी। इज़ द अनफ़िल्टर्ड सिग्नल। वो रॉ सिग्नल है, ठीक है? उसके बाद तुमने उस जो बेसिकली सीरियल पोर्ट पे शो हो रहा होता है ना, एनालॉग रीड किया और उसको सीरियल पोर्ट पे राइट कर दिया। सीरियल पोर्ट से ही उसको रिकॉर्ड करना है और वो सेव कर लेना है वर्ड वर्ड नहीं सॉरी एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में, जिस मर्जी जगह पे। और फिर उसको जो है मैटलैब में या किसी भी ऑनलाइन टूल में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके एक ग्राफ निकाल लेना है। ये करना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी इस पे मैं अच्छी खासी वो कर चुका हूँ रिसर्च उसके।
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे। और ऑलरेडी मैंने जो है ना वो फ़िल्टर्स वगैरह के पैरामीटर्स निकाल लिए हुए कौन कौन सा उसमें चाहिए होता है। बट स्टिल डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए तुम लोग को ये करना पड़ेगा ताकि अपनी रिपोर्ट में लिख सको और प्रेजेंटेशन वगैरह में शो कर सको। जहाँ तक बात आती है कि इसको एम्बेडेड सिस्टम में कैसे रन करना है, तो ये जो वेबसाइट है ना, मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ। ये आपको आउटपुट कोड दे देती है। ये यहाँ पे ना नीचे वाली साइड पे इसके पैरामीटर्स होते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को पास करना है और कौन कौन सी को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 0 से 400 तक ये पास हो रही है, और उससे 500 से 1000 तक ब्लॉक हो रही है। तो ये दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे इन्होंने शो किए हैं। और अगर इसके सोर्स कोड वाले टैब में जाएं यहाँ पे, तो इन्होंने ये कोड्स दिए हैं जो कि इस कोड के अंदर ये फ़िल्टर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लोगों को खुद से ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन इसमें यहाँ पे फ़िल्टर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका फ़िल्टर का नाम अमार रखूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स के नाम और फाइल्स के नाम को भी चेंज कर लेगा। और यहाँ पे डाटा टाइप्स वगैरह भी चेंज हो सकती हैं। तो ये कोड्स तुम लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, तो इसकी एक .c फाइल बनेगी और एक .h फाइल बनेगी। वो अपने अगर आर्डिनो IDE में कोड कर रहे हो तो उस फोल्डर में जाके रख देना है, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। अगर VS कोड पे कर रहे हो तो उसके प्रोजेक्ट फोल्डर में रख देना है, और वहाँ से इंक्लूड स्टेटमेंट जो है ना यूज़ कर लेनी है। फॉर एग्जांपल इसका नाम हमार फिल्टर .h है ना, तो वहाँ पे अपने मेन कोड में भी इंक्लूड हमार फिल्टर .h यूज़ कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि एनालॉग वैल्यू जो है वो रीड करके इस लाइब्रेरी को पास करोगे, और इसी लाइब्रेरी से वो वैल्यू गेट कर लोगे, तो फिल्टर्ड वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये 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 चीज़ जो है ना, ये सारी वो है जो भी मैंने एक्सप्लेन की है। इसमें कोई क्वेश्चन है फिर? नहीं नहीं उस्मान भाई, ये सही हो गया। इन एनी केस अगर इम्प्लीमेंट करते हुए हाँ, इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम हो करते रही हुए हो ऑफ ना, कोर्स वो तो हाँ, इंशाल्लाह फिर आपसे तो और भी। मुझे बता देना। जी और आई वुड हाईली सजेस्ट कि आर्डिनो IDE पे ना करो इसको, जो भी कोडिंग है वो जी जी, VS वो कोड पे करना। वी एस कोड पे वही चेक कर रहा था मैं। असल में ये सैम्पल कोड जो है ना, जिन्होंने दिया था, मैंने कहा एटलीस्ट हम ये तो रन करके चेक करें। ये जिसका सेंसर आया ना, मैंने बिल्कुल। कहा चले ज़रा सैम्पल कोड टेस्ट करते हैं। तो इस तरह था कि इसकी वो जो EMG वो हेडर फाइल्स वगैरह वो जो थी, तो और लाइब्रेरी थी, वो मैंने जल्दी से ऑर्डिनो IDE में हाँ सेव की, और उसी में मैंने कहा चलो इसको रन करते हैं, जैसा भी देखते हैं क्या रिजल्ट्स क्या निकलते हाँ, हैं। बिल्कुल, दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। जी तो VS कोड में ये है कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के साथ ना प्ले अराउंड करना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, ये भी बहरहाल, है, वो आप ऐड अ, कर सकते हैं एक्सटर्नली। बिल्कुल। साथ साथ जो है आर्डिनो IDE खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि VS कोड में सीरियल प्लॉटर नहीं है, वो आर्डिनो अच्छा, IDE में ही है। तो वो साथ खोल के रखना। तो सही। जब एक बार तुम्हारे पास फिल्टर डाटा आ जाएगा ना, तो जी उसके साथ प्ले अराउंड करना बहुत आसान होगा। वैल्यूज़ को इन्वर्ट करके देख सकोगे, उनकी एवरेज ले लेना, इस तरह की चीज़ें करके ना आहिस्ता हम्म, आहिस्ता खुद से अपना एक तरह का एल्गोरिथम डेवलप करके देख लेना। इट इज़ वेरी इजी, एंड बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है वो। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक मिनट ये बना के दिखाता हूँ। मसल की जो टेंशन होगी ना, वो लिटरली इस तरह शो हो रही होगी कि अब इतनी मसल टेंशन है। इस तरह ये सिंपल एक वैल्यू होगी जिसपे तुम इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा के डिसाइड कर सको कि अब मसल जो है वो जोर लगा रहा है यार। सही। तो इसका भी मैं एग्जैक्ट तरीका बता दूंगा कि ये किस तरह होनी होती है। बेसिकली जो EMG सिग्नल आ रहा होता है ना, जी वो यूं होता है। जी जी बिल्कुल। तो उससे ये चीज़ें निकालना बहुत आसान होता है।
इज वेरी इजी। तो ये भी मैं बता दूंगा पर उसके लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ तक तुम लोग पहुँचो। हाँ ये बात सही। और बल्कि थोड़ा बहुत उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी। सही। तो उस्मान भाई हमें जो स्टार्टिंग वाले आई मीन स्टार्टिंग में जो हमने करने, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बताया कि हमने सिंपल एनालॉग रीड करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम मिनिमम, फिर उसके बाद एवरेज, बिल्कुल और बिल्कुल। और इसके अलावा आपने बताया था आई थिंक आईएसआ, वही इंटर सर्विस रूटीन का बताया था। तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल असल में हमारी बिल्कुल ये मिड प्रेजेंटेशन आ रही है, तो उसके अच्छा, अंदर हम सही सही सही। ये अभी तो मैम से हमने डिस्कस करना था। जिस दिन आए थे सेंसर तो उस वक्त मैम अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह है कि मैम से भी हमने बात करनी है, मीटिंग करनी है कि हमने FIP2 के लिए हमने लाइक सेटअप गोल्स हमारे क्या क्या होने चाहिए कि हमने ये अकम्प्लिश कर लिया। तो सही। मिड प्रेजेंटेशन आपकी हुई थी वैसे? हाँ हमारी हुई थी, हमारी सारी प्रेजेंटेशंस हुई थी। अच्छा सही। तो मिड प्रेजेंटेशन के हवाले से लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या, यानी कि आपके पास हो जाना चाहिए कि ये मैं कर चुका हूँ? यार टीचर्स ने जो उसका रखा हुआ होता है ना, एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंस रखी हुई होती है, वो ये है कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, या जो इनिशियल टेस्टिंग है, वो एटलीस्ट हो चुकी हो। सही। बेसिकली ये शो हो रहा हो कि आपने कुछ काम किया और आपका सिस्टम जो है वो चलेगा आगे जाके, आपने ये शो करना होता है। सही। हमारा सीन ये था कि हमने हार्डवेयर जो है ना वो सारा अपना कंप्लीट कर लिया था, तो हमें उसके जो है वो बोनस सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स मिल गए थे। तो टीचर्स को इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि इनका होगा या नहीं होगा, उन्हें बनी हुई चीज़ नजर आ रही थी सामने। सही। लेकिन तुम लोगों का ये केस नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये EMG वाला चला के उनको दिखा देते हो ना, तो जी दैट वुड बी सफिशिएंट आई थिंक। सही। और उस्मान भाई वो हमने एक और भी बात करनी थी, आप उस दिन बता रहे थे, उसामा भी बता रहा था मुझे कि आपने एक और मटेरियल सजेस्ट किया है PLA के अलावा, SLA। हाँ ऐसे ले। तो SLA के बारे में पूछना चाहेगा उसामा? हाँ पूछो बिल्कुल। उसामा भाई, हेलो। आई थिंक उसामा। चलो SLA का मैं बता देता हूँ, जी मैंने जी बता दें, पढ़ा वैसे था। रिकॉर्ड तो हो रहा है। बेसिकली PLA का सीन ये होता है कि वो लेयर बाय लेयर जो है ना प्रिंट करता है। 3D प्रिंटर वो ऊपर एक्सट्रूडर लगा हुआ होता है, एक लेयर करता है, फिर उसके ऊपर वो जब सूखती है तो दूसरी लेयर करता है, फिर वो सही। सूखती है तो इसके तीसरी लिए लेयर आई करता है। थिंक उस्मान भाई वो 3D प्रिंटर जो होता है वो अ, यानी कि वो वाला तो नहीं होता, वो मेरे ख्याल से मैंने कहीं ना कहीं उसकी देखी थी, लाइक वो नीचे से स्टार्ट करता है, वो वाला तो नहीं है? हाँ एग्जैक्टली वही वाला है, एग्जैक्टली। हाँ। ये वो P फ्रोज़न का कोई कंपनी थी, मैं उससे पूछ रहा था कि यार इस 3D प्रिंटर का क्या नाम, बट उनको खुद भी नहीं पता था कि यार ये क्या है। और उनको तरीका पता था कि यार ये नीचे से स्टार्ट करता है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ बेस फ्रॉम द बॉटम। तो मुझे ज़रा, मैंने कहा कि लेकिन यार जो सर। मेन डिफरेंस होता है ना, वो जी। ये होता है कि SLA में ना लेयर्स का कॉन्सेप्ट एक तरह का नहीं होता। अच्छा। उसमें ये सीन होता है कि एक लिक्विड होता है जिसको लेजर के थ्रू वो सॉलिडिफाई करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो सॉलिडिफाई होता है। उसकी दो जो है ना एडवांटेजेस होती हैं। एक तो ये कि उसका हम एक तरह कह सकते हैं जो रेजोल्यूशन होती है ना लेयर की, वो इतनी स्मॉल होती है कि आप लेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो आपको एक सॉलिड प्लास्टिक का पीस लगता है। अच्छा। सेकेंडली उसमें आप जो शेप्स जिस तरह की बना सकते हो ना, वो जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बना सकते हो एज कम्पेयर टू PLA में चूंकि सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ते हैं, 10 तरह की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्लियरेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत बारीक चीज़ें नहीं बना सकते। SLA में ये सीन नहीं होता, उसमें आप जो मर्जी बना लो वो कर लेता है। तो
उस्मान भाई असल में हमारा एवरेज साइज़ अगर डायमेंशन देखी जाए तो वो एक एवरेज हैंड है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक हमने रखा हुआ है 22 ईयर्स तक। तो इस तरह है कि ये फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि हमने कराची से पता किया था तो वो पीएलए बना के दे रहे हैं। और लाइक पिछले हमसे पिछले वालों ने भी एक था बैच, पता नहीं उन्होंने प्रोस्थेटिक हैंड बनाया था, उनसे ही हमने बात की थी। तो वो उनका ये है कि वो कह रहे हैं अपना मॉडल फाइनलाइज करके दें और आपका पीएलए बन के आ जाएगा। तो ये पीएलए से बेटर है आप कहते हैं एसएलए? हाँ हाँ, पीएलए से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो ये मतलब इस तरह अंदाजा लगा लो, पीएलए से इतना बेहतर है पाकिस्तान में है ही नहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो चाइना में। उस्मान वही तो फिर ये है कि टाइम ना लग जाए, क्योंकि हमें दिसंबर तक असल में हमने बात की हुई थी ना, एक एक तो ये ईएमई की जो आरएमएल नहीं है उधर हमने बात की थी। इनफैक्ट मैंने बात सही, की थी वो उनसे, एनसीआरए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सर उमर शहबाज, उनसे मैंने बिल्कुल। बात की थी। तो वो कह रहे थे कि आपको हम दिसंबर में बना के देंगे, आप अपना मॉडल लेके आएँ, हम डिज़ाइन इंजीनियर को दिखाते हैं। तो इस तरह है कि वो वाला सीन तो कट अप हो गया, क्योंकि दिसंबर में अभी तक उनकी मशीन अभी आई नहीं है और आरएमएल अभी तक सही नहीं बनी, यानी कि अभी अभी तक इन प्रोसेस में है। तो हमने कराची में बात की तो कराची वाले ये हैं कि अब आई डोंट नो पता नहीं कौन सी फैसिलिटी है, बट हमारे सीनियर एक था उसने उससे बात की थी, तो वो पीएलए में बना के दे अच्छा, रहे हैं हमें। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि ये मटेरियल जो है एसएलए, क्योंकि हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये सेट किया है कि मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल, लाइक पीएलए जो इस्तेमाल पीछे पीछे हमसे करते आ रहे हैं। तो मैम से मैंने डिस्कस किया था मैम कि हम ये ऑब्जेक्टिव जो है इससे रहने दें, क्योंकि हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है। तो आप बता रहे हैं एसएलए की फैसिलिटी ओनली चाइना में है। तो हाँ, फिर क्योंकि मैंने इसमें काफी वो किया था ना। और दूसरी बात, पीएलए जो है वो इस्लामाबाद में भी 3-4 जगहों पे अवेलेबल है, तो उसके लिए कराची तक नहीं जाना पड़ेगा तुम लोगों को। इस्लामाबाद में लाइक कौन सी फैसिलिटी है? हाँ, अच्छा, अ, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, लेकिन बेसिकली जो ये जो स्टैंडर्ड बेसिक 3D प्रिंटिंग होती है ना, वो पीएलए ही होती है। हाँ ये इसमें कोई शक इनफैक्ट नहीं है। हमारी जो डीएवी में जिस लैब में मैं था, उसमें वो 3D प्रिंटर जो बड़ा था वो पीएलए ही करता था। अच्छा, हाँ, सही। तो वो तो चल बहुत वाइडली अवेलेबल है। चलें, लाइक मैं कांटेक्ट करता हूँ मैं उन्हीं से कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद में ऑफ कोर्स पीएलए तो होती होगी। तो ये वो असल में रेफरेंस से बात हुई थी मेरी, ये लाइक मेरी फेस टू फेस बात नहीं हुई थी। सीनियर ने बोला कि सही, यार हाँ मैं हम कर चुके हैं ये। मैंने कहा चलें कॉन्टैक्ट नंबर सेव मुझे बता दें, तो उन्होंने पीटीसीएल नंबर दे दिया मुझे। तो ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। कांटेक्ट किया तो वो कह रहे थे आप अपना डिज़ाइन भेज दें और अपनी, यानी कि हम फिर देख लेते हैं आपका डिज़ाइन। तो वो आपको हमने सेंड किया था, अपना मॉडल सेंड किया था। हाँ बिल्कुल। तो आपने और क्या सजेशंस लाइक हमारे मॉडल में अगर असल में ये। यार उसमें जी। गलतियां थी थोड़ी बहुत। अच्छा। और बट ये है कि वो ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अम, असल में इशू ये है कि पीएलए से जब प्रिंट कर रहे होते हैं ना, जी तो इट इज़ वेरी रफ, और उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ता है अपना पार्ट। मैं तो चूंकि इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ ना, जी। मैंने शुरू शुरू में जो 15-20 मॉडल्स बनाए थे प्रिंटिंग के लिए, वो सारे ज़ाया गए थे, क्योंकि ऐसा कभी है। क्लियरेंस का इशू हो जाता था, कभी कोई शेप बहुत छोटी होती थी, कभी बहुत बड़ी होती थी, वो प्रिंट नहीं हो पाती थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे ट्रायल एंड एरर करना पड़ता था, सही। क्योंकि अगेन पीएलए में जो है काफ़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं। जी बिल्कुल, पीएलए तो इसी तरह ही है, लाइक लोकल ज़्यादा है, हाँ, इसलिए कि असल में हमने वो मैम से बात की थी बेसिकली तो। उसी को टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है ना। जी सॉरी आपकी आवाज़ नहीं। मैं कह रहा था कि वो टेक्नोलॉजी, पीएलए टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है कि उसमें ज़्यादा हाँ कॉम्प्लेक्स आप चीज़ें नहीं बना सकते।
तो उस्मान में अगर हम ये SLA का करें तो इसकी फैसिलिटी लाइक आपने कोई चीज़ बनवाई हुई है तो आप हमें वो साइट शेयर कर दें, हम उससे भी कांटेक्ट कर लेते हैं हाँ लाइक। बिल्कुल, मैं तुम लोगों को ईमेल सेंड करूंगा सही। जिससे राइस टेक वाले जो पार्ट्स बनवाते थे ना ऐसे लेके, अच्छा अच्छा। वो उस बंदे की ईमेल में भेज दूंगा, हाँ ईमेल आप तो सेंड उससे कर कर दीजिए लेना। काइंडली। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। हाँ बेस्ट हो गया फिर। बाकी ये है कि हम जो दूसरा FSR जो हम यूज़ करने लगे हैं स्लिप प्रिवेंशन के लिए, लाइक पिछले वालों ने ये किया था, हम EMG हमने ख़ुद ही इंट्रोड्यूस किया था। लाइक हम कह रहे थे कि हम EMG भी यूज़ करना चाहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में नहीं था कि आपने EMG से कंट्रोल करना है प्रोस्थेटिक हैंड, उन्होंने सिंपल कहा था FSR आप यूज़ करें। बस ये है कि हमारा फोकस ज़्यादा फैब्रिकेशन पे था, तो हमने उसका फोकस ज़रा सही थोड़ा बहुत EMG पे कर दिया कि हम EMG सेंसर यूज़ सही करेंगे सही। और हम FSR भी यूज़ करेंगे ऑन अनदर हैंड। तो एक और बात पूछी थी मैंने उस्मान भाई कि इस तरह है कि हम 5 सर्वोज़ यूज़ करेंगे अपने हैंड में, यानी 5 फिंगर्स तो 5 सर्वोज़। तो हाँ इंडिविजुअल लाइक अब ये जो हम EMG सेंसर ये यूज़ कर रहे हैं, ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो यही हमें सिर्फ एक ही DOF दे सकता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लाइक आप क्लोज हैंड कर सकते हो और आप ये है कि ओपन हैंड कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल। एक DOF हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये भी बताया था कि इसकी ज़्यादातर जो रीडिंग आती है, और मैंने वो जो इसकी साइट में भी पढ़ा था कि ये सिर्फ एक ही मसल यूज़ करते हैं, वो प्लेमरिस लॉन्गस जो हमारी फोर आर्म में होता है, तो सिर्फ ये एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक हम अगर DOF बढ़ाना चाहें तो हमें सेंसर भी बढ़ाना पड़ेगा लाइक, या हम ये कर सकते हैं कि हम एक एल्गोरिदम जनरेट इसी में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे इस तरह है कि अगर हम बायोलॉजिकली पढ़ें तो प्लेमरिस लॉन्गस जो है सिर्फ हमारी जो 4 फिंगर्स है उनकी फ्लेक्शन में काम आता है। जो एक और मसल है सही जो बिल्कुल हमारी इस 4 आर्म के बिल्कुल पीछे है, वो है एक्सटेंसर यूलेरिनस। तो अगर हम 2 सही। सेंसर यूज़ करें तो हम DOF बढ़ा सकते हैं, इसी तरह बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर हम एक ही सेंसर से DOF बढ़ा लें, लाइक थंब की हम अलहदा कर सकते हैं इसी, यानी 2 सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ इस सेंसर में हो सकता नहीं मुश्किल है ना? वही मैं कह रहा था, इसलिए कि जितने क्योंकि वो जितने हम सिग्नल तो एक सेंसर ही आ हमें रहा होता है एक ना। और बढ़ाना पड़ेगा। और एक और इशू ये होता है कि अगर आपका मसल जो है वो, ये सेंसर इस चीज पे भी डिपेंड करता है ना कि मसल EMG का सिग्नल कितना जनरेट कर रहा है। अगर वो मसल छोटा है या फिर स्किन से दूर है तो उसका सिग्नल इतना छोटा होगा कि सेंसर उसको सही तरह कर ही नहीं सकेगा मेजर। दैट इज आल्सो एन इशू। सही। तो बस फिर यही तय पाता है, मैंने मैम से भी डिस्कस किया था, हम सब ने मैम से डिस्कस किया था कि मैम सिर्फ EMG हम कर लेते हैं, तो हम सिर्फ यही है कि हम इसको सिर्फ जेस्चर कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक ओपन हैंड और क्लोज हैंड। और इसके अलावा FSR से हम जितने मर्जी DOF करते रहें, लाइक 5 के 5 हम अवेल कर सकते हैं यूजिंग FSR। बिल्कुल वो बिल्कुल। हो चुका है। और एक और मैम ने और हमने सेंसर तुम लोगों को जी। मोस्ट प्रोबेबली बाइसेप पे लगाना पड़ेगा। फोर आर्म पे बहुत वीक सिग्नल होता है। अच्छा आप कहते हैं नहीं बाइसेप मसल पे लगाएं आप कहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो उस्मान भाई ये तो एक और ये है कि हाँ वैसे हो सकता है, लाइक फोर आर्म में हम ऑफ कोर्स हम बाइसेप पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी एम्पुटेशन जो है वो ट्रांसरेडियल है। तो ये ट्रांसरेडियल जो होता है उसका मिसिंग, यानी आर्म तक तो मिसिंग होता है, तो हम ये है कि बाइसेप से मसल हम ले सकते हैं। तो एक और ऑप्शन मैम ने बोला था आप मायो आर्म बैंड यूज़ कर लो, लाइक उसका आप रिजल्ट्स कंपैरिजन, उसका जो मायो आर्म बैंड है उसका कोड भी पड़ा हुआ है, मैट लैब की एक्यूजेशन वगैरह, डेटा एक्यूजेशन और वो सब कुछ पड़ा हुआ है मैट लैब में, उसका जो भी है मायो आर्म बैंड। यार उसकी बिल्कुल यूज कर सकते हो तो वो उससे हम ज़रा लेकिन कंपैरिजन कर लेंगे। वो मैम कह रही थी कि इस स्मॉल सेंसर जो आप जो यूज़ कर रहे हैं इसकी और उसका ज़रा आप
डेटा एनालाइज करें और उसके आप रिज़ल्ट शो कर लें, तो ये है कि आपका ये हाँ भी ये भी हो FYP सकता का ये हो सकता। तो ये एक ये बताया। तो ये मैं मायो आर्म बैंड का मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो उसके क्लासीफायर्स थे। तो हम उसका क्लासीफायर यूज़ करेंगे, KNN हम यूज़ करेंगे। तो है। सही सही। ये है कि एक ये भी ऑप्शन है। बाकी है उस्मान भाई, मैं आपको इस तरह करता हूँ कि कल हमारी क्योंकि ऑन कैंपस है, तो यही है कि वो 3 घंटे हम ये यूटिलाइज़ करते हैं। ये कुछ ना कोई FYP का कर ही रहे होते हैं। लाइक हम रिसेंटली हमने FSR का थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस की हुई हैं। तो इस ये नहीं, कल मैं आपको करो ये जो आपका सेंसर है हमारा EMG सेंसर अच्छा 0240, इसका मैं सेंड करूँगा। लाइक जो हमने आपने बताया एनालॉग रीड, एवरेज वैल्यूज़ वगैरह, और यानी VS कोड में आपको VS कोड में बाकी है कि हम कोड करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपने बताया था कि सीरियल प्लॉटर नहीं है उसमें। हाँ उसमें सीरियल प्लॉटर नहीं है। तो फिर उसको किससे इंटरफेस करेंगे, ID से? IDE अलग से खोला हुआ होगा, मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ। ये IDE खुला हुआ है और VS कोड भी खोल लेता हूँ। तो इस तरह साइड बाय साइड ना इसको खोल लेना। यहाँ पे चार्जर लगा हुआ था। और ये इसका सीरियल प्लॉटर आ जाएगा। इस पे कोई आर्डुइनो नहीं लगा हुआ, बहरहाल आर्डुइनो या ESP लगा के ना इस पे सीरियल प्लॉटर यहाँ पे खोल लेना साइड पे और कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर लेना। तो इट डजंट मैटर कि VS कोड साइड पे खुला हुआ है या उसमें जो भी हो रहा है, ये अलग से इस पे जब तक कॉम पोर्ट पे डाटा आ रहा है ना वो रीड कर लेगा। इस पे बेशक कोई कोड लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, सिर्फ कॉम पोर्ट सिलेक्ट करनी है। सही। नहीं, यहाँ तक इसके लेकिन आगे। ये है कि इसको विजुअलाइज करना जरूरी है, वो एट ऑल टाइम्स अपना एल्गोरिथम डेवलप करते हुए साथ साथ उसको देखते रहना सिग्नल को। जी। तो एक बार शुरू कर लोगे ना उसकी कोडिंग, तो अगर कहीं पे फंस रहे हो या कोई चीज समझ नहीं जी आ रही जी तो सर, मुझे मैं बता आपसे देना। ज़रूर ऑफ कोर्स वो तो करेंगे। सही। बल्कि इससे बेहतर पता है क्या है, जी गिटहब पे वो बना लो इसकी एक रिपोजिटरी, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, और गिटहब पे बना के तो उसका कोड यहाँ पे इस तरह अपलोड कर लेना, और साथ साथ जो जो डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे साथ साथ सिंक्रोनाइज होती रहेगी। और सही। अगर मतलब लेट से किसी को दिखाना हो या फिर रिव्यू करवाना हो जी तो वो सीधा सीधा वेब पेज खोल के तो उधर से कोड देख लेगा बंदा। इससे तुम लोगों की गेट की भी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो हाँ। जाएगी। जी बिल्कुल, मैं फिर ये गिटहब वगैरह फिर आपसे भी शेयर होता रहेगा। हाँ और द बेस्ट थिंग इज कि VS कोड में इसकी बिल्ट इन वो है, इंटीग्रेशन है गिट की। मेरे सही। पास ये प्रोजेक्ट फोल्डर खुला हुआ है, इसका मैं अगर खोलूँ ना यहाँ पे तो ये देखो, ये साथ साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स चेंज हुई हैं, कौन कौन सी नहीं हुई, और इवन ये डिफरेंसेस इसने बताए हुए हैं कि फाइल में मैंने क्या चेंजेस किए हैं और पिछली फाइल में क्या था। इट्स अ वेरी हैंडी टूल। सही। तो ये है कि मतलब इसको सेटअप वगैरह करना थोड़ा सा वो होता है, औखा काम होता है, लेकिन एक बार सेट हो जाए ना तो ये आपके वर्कफ्लो को बहुत आसान कर देता है। और अगेन ये ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में उनको कह सकते हो कि हमने तो ये भी किया है, तो इसके भी आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल वही। सही। पर अगर ये ना भी हो तो कोड मेरे साथ जो है ना वो करते रहना, मैं साथ साथ बताता रहूँगा जी जहाँ जी पे भी फंस गए। सही हो गया। ठीक
ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह है? उस्मान भाई फिर यही है कि नहीं, और कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर कल आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इस तरह हमारे स्टार्टिंग फर्स्ट 3 आवर्स तो होते हैं फ्री, सही। तो यही है, व्हेन एवर यू आर फ्री तो फिर आपके पास वो अवेलेबल होगी। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा जो हमने रिज़ल्ट्स वगैरह निकाले हैं, तो फिर आप साथ ठीक साथ ठीक ठीक। आपकी गाइडेंस तो ऑफ कोर्स सर आपकी तो चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल। जी इवन ऑफिस टाइम के दौरान ना अगर कोई इशू वगैरह हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। हाँ, बेस्ट होगा। तो ऑफिस टाइम पे ये है कि मैं वीडियो कॉल जो है उसमें थोड़ा इशू होता है, लेकिन टेक्स्ट पे मैं आई हाँ एम अवेलेबल। ना, ओके ओके ओके, सही होगा। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह कल बात होती है। हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू उस्मान ओके, भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़।